एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग करेंगे हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, इंडियन इको के मैं ऑलरेडी सारे चैप्टर्स अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सारे लेक्चर्स डिटेल लेक्चर्स है, चाहे आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, आप आराम से लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो। बस आपको वीडियोस को सीक्वेंस में देखना है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा टॉपिक शफल हो, कोई टॉपिक आपकी बुक में पहले है, मैंने बाद में कवर करा है, तो बस आप वीडियोस को सीक्वेंस में देखना, आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अब आज से देखो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक वन शॉट लेक्चर्स की सीरीज, और इसके अंदर मैं पर्टिकुलरली टीआर जैन रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि बच्चे डिमांड कर रहे थे मैम उस बुक की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है और साइड में बॉक्सेस के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, वो भी कवर करो। तो इन लेक्चर्स के अंदर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा टीआर जैन बुक के अकॉर्डिंग, प्लस आपकी बुक के अंदर जो साइड में बॉक्सेस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है वो भी हम लोग कवर करेंगे। और लास्ट में आपको मिलेंगे कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, और इन होमवर्क क्वेश्चंस में मैं वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूंगी जो आपके सैंपल पेपर के अंदर गिवन है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखो, हमारे चैप्टर का क्या नाम है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले। हम लोग आजाद कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? तो हम लोग किससे आजाद हुए थे? ब्रिटिशर्स से आजाद हुए थे। उससे पहले हमारी कंट्री पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। उस टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? तो देखो, ब्रिटिशर्स ने हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करा था। उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बर्बाद करा था, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बर्बाद करा था, हमारे फॉरेन ट्रेड को भी बर्बाद करा था। उन्होंने हमारी पूरी कंट्री का एक्सप्लॉइटेशन करा था, पूरी कंट्री का शोषण करा था। तो वही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, उसकी क्या कंडीशन थी। तो देखो, पहले तो ये समझो कि ब्रिटिशर्स जब हमारी कंट्री पर रूल करने आए थे उससे पहले हमारी कंट्री बहुत अच्छी थी। इंडिया जो है वो एकदम खुश था, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। हम लोग फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट थे। हम लोग इतने फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर लेते थे कि खुद का पेट तो भरते ही थे, हम लोग दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करा करते थे। अगर हम लोग हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो जो हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस थी। दूसरी कंट्रीज हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड करा करते थे, बट ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमारी पूरी ग्लोरी, पूरी प्रतिष्ठा को खत्म कर दिया और इंडिया की इकोनॉमी को कैसा बना दिया? एक बैकवर्ड इकोनॉमी बना दिया, एक पिछड़ी हुई इकोनॉमी बना दिया। वही सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे? फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, ओवरऑल कैसी इकोनॉमी थी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे कि तब बर्थ रेट क्या थी, डेथ रेट क्या थी, लिटरेसी रेट क्या थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे, कितने इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे थे, कितने टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे थे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। देखेंगे कि भाई उस टाइम पर रोड सही से डेवलप थी क्या, पावर की फैसिलिटी थी क्या, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी थी क्या, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या जाने अनजाने में ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के लिए कुछ अच्छा भी कर दिया? क्या ब्रिटिश रूल का जाने अनजाने हमारी कंट्री पर कुछ अच्छा इंपैक्ट भी पड़ा था? तो क्या इंपैक्ट था? इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर रेलवेज इंट्रोड्यूस करी थी, तो रेलवेज का हमारी कंट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ा? क्या पॉजिटिव इंपैक्ट था, क्या नेगेटिव इंपैक्ट था? और लास्ट के अंदर दूंगी मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करने हैं। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। देखो, सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी कैसी थी। तो पहला भाई स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? रुकी हुई इकोनॉमी थी। देखो, पानी भी रुका हुआ खराब हो जाता है, पता है ना। तो इंडिया की इकोनॉमी इसी तरह से एक रुकी हुई इकोनॉमी थी, जिसके अंदर ग्रोथ का कोई साइन देखने को नहीं मिल रहा था, कोई ग्रोथ नहीं थी लोगों की इनकम के अंदर। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी, जो हमारी मोस्टली पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी के अंदर रह रही थी, यानी कि गरीबी के अंदर रह रही थी। ये लोग अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाते थे। बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे फूड की रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट, शेल्टर की रिक्वायरमेंट, तो ये लोग अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाते थे। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा पुअर था। एपिडेमिक्स एंड फेमाइंस, देखो एपिडेमिक्स का मतलब क्या होता है? जब कंट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई बीमारी फैल जाती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेथ्स होती हैं, उसे बोला जाता है एपिडेमिक्स।
तो उस टाइम पर कंट्री के अंदर टाइम टू टाइम किसी ना किसी एरिया के अंदर कोई ना कोई बीमारी फैलती रहती थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों की डेथ होती थी। फेमाइंस जैसी प्रॉब्लम्स थी। फेमाइंस का मतलब होता है भूखमरी, अकाल पड़ गया, फूड की शॉर्टेज है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों की भूख की वजह से डेथ हो रही है, इसे बोला जाता है फेमाइंस। तो ये कंडीशन थी हमारी इंडिया की इकोनॉमी की। सेकेंड इज बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, एक पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी, लोगों की इनकम कम थी, हमारी नेशनल इनकम भी कम थी, जीडीपी भी हमारा कम था, पर पर्सन की जो इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम, वो भी बहुत ज्यादा कम थी। मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन थी वो पुअर थी, यानी कि वो लोग थे जिनके पास में सफिशिएंट फूड भी नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, प्रॉपर शेल्टर नहीं था। कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी थी, लोगों को काम नहीं मिल रहा था। तो कैसा देश था हमारा, एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी। ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को एक बैकवर्ड इकोनॉमी बना दिया था। थर्ड इज डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। देखो डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कौन से सेक्टर में इंगेज्ड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड थी। लोग खेती बाड़ी करके ही अपनी फैमिली का पेट भरते थे। 72% पॉपुलेशन वॉज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हमारी 72% पॉपुलेशन जो थी वो कौन से सेक्टर में इंगेज्ड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड थी। स्टिल एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना था, सिर्फ 50%। मतलब समझ रहे हो, 72% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड थी, बट फिर भी इस एग्रीकल्चर सेक्टर का जो टोटल जीडीपी होता है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना था, 50% था। यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम था, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी कम थी। प्रोडक्शन कम क्यों था, क्योंकि हम लोग रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे। किसी साल अच्छी बारिश हो गई तो ठीक ठाक प्रोडक्शन हो गया, किसी साल बारिश नहीं हुई तो बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं हुआ, खाने को ही कुछ नहीं है, भूखमरी फैल गई, फेमाइंस आ गए। सबसिस्टेंस फार्मिंग थी। जो हमारा बेचारा किसान भाई थे, जो किसान थे, वो ये समझते थे कि भाई फार्मिंग जो होती है वो सिर्फ सबसिस्टेंस के लिए होती है। सबसिस्टेंस मतलब फार्मिंग करो, जो भी क्रॉप्स ग्रो करी है, चाहे वो राइस है, चाहे वो व्हीट है, उसे घर में ले और सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में लो, उसे घर में यूज में ले लो। वो ये समझते ही नहीं थे कि भाई फार्मिंग को भी बिजनेस बनाया जा सकता है। जो भी प्रोड्यूस करा है उसे घर में भी यूज में लो, और जो बच गया उसको मार्केट में बेच के पैसा भी कमाया जा सकता है। तो वो फार्मिंग को सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए करते थे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे, वो इसे बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते थे। फोर्थ इज ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो ब्लीक का मतलब होता है ना के बराबर। तो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा था, ब्लीक था, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत 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 कम इंडस्ट्रीज थी। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा था। लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे आयरन इंडस्ट्री हो गई, स्टील की इंडस्ट्री हो गई, मशीनों की इंडस्ट्रीज हो गई, ऐसी बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज की बहुत ही ज्यादा कमी थी। हमारी कंट्री के अंदर मशीन्स बनती ही नहीं थी। अगर हमें मशीनें खरीदनी है तो हमें दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी जो छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं गाँव के अंदर, उन्हें भी खत्म कर दिया था, उनका भी एक्सप्लॉयटेशन करा था, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। और कैपिटल गुड्स के लिए, यानी कि मशीनों के लिए, हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। स्पेशली हम लोग ब्रिटेन से हमारी मशीन्स को इंपोर्ट करते थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कैसा था, ना के बराबर था। फिफ्थ इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। हम लोग इम्पोर्ट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मशीन चाहिए तो हम लोग इम्पोर्ट करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस, अगर हमें वॉर्स लड़नी है उसके लिए हमें टूल्स चाहिए होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस चाहिए होते हैं, तो उन सब चीजों के लिए भी, डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए भी हम लोग इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे। ये तो छोड़ो, इवन हमारी जो डे टू डे लाइफ की चीजें होती हैं, कंज्यूमर गुड्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन हो गई, कैरोसिन ऑयल हो गया, बाइसिकल हो गई, इन सब चीजों के लिए भी हम लोग दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट थे। सिक्स्थ इज लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब कि कितने लोग अर्बन एरियाज के अंदर रह रहे हैं, कितने लोग शहरों के अंदर रह रहे हैं। तो सिर्फ 14% लोग ही ऐसे थे जो अर्बन एरियाज के अंदर रहते थे, यानी कि शहरों के अंदर रहते थे। बचे हुए 86% पॉपुलेशन हमारी ऐसी थी जो तब कहाँ रह रही थी, रूरल एरियाज मतलब गांवों के अंदर रह रही थी। और ये लोग कौन से सेक्टर में इंगेज थे, ये लोग इंगेज थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जिसका जीडीपी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ कितना था, 50%। लास्ट इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। देखो हमारी इकोनॉमी कैसी थी, एक सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। आज भी इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इनफैक्ट दूसरे देशों की, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, देखो मिक्स्ड इकोनॉमी
एक मिक्सचर है कौन कौन सी इकोनॉमी का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। ध्यान से समझना, देखो एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट स्कूल्स होंगे, प्राइवेट ही कॉलेजेस होंगे, प्राइवेट ही हॉस्पिटल्स होंगे, प्राइवेट ही कंपनीज होंगी, और प्राइवेट सेक्टर यानी कि हम जैसे इंडिविजुअल्स ही डिसाइड करते हैं क्या प्रोड्यूस करना है, कितने में प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करके किसको बेचना है, कैसे बनाना है, सब कुछ। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, गवर्नमेंट सिर्फ कंट्री के अंदर लॉ ऑर्डर मेंटेन करती है या फिर डिफेंस वगैरह देखती है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। इस तरह की इकोनॉमी को बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट इंडिविजुअल सब कुछ कर रहे हैं तो इनका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है मेन मोटिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वहीं एक इकोनॉमी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में भाई प्राइवेट सेक्टर का कुछ नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे, गवर्नमेंट कंपनीज होंगी, सब कुछ गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी क्या बनाना है, कैसे बनाना है, बना के किसको बेचना है, कितने में बेचना है। और गवर्नमेंट का मेन मोटिव कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। तो इंडिया ने कैसी इकोनॉमी अपनाई, इंडिया ने अपनाई एक सेमी फ्यूडल यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी होगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा। प्राइवेट सेक्टर काम करेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर काम करेगा सोशल वेलफेयर के लिए। और आज भी हमारी कंट्री में कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये हम लोगों ने देख लिया भाई इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी इंडिपेंडेंस से पहले। तो इस वाले पॉइंट को छोड़ के, 7th पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे के सारे पॉइंट्स यही शो करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, एक बैकवर्ड, एक पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी। अब सेकंड आता है इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोगों ने देख लिया इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी कैसी थी। अब इंडिपेंडेंस से पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसा कर दिया था। तो पहला है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर के अंदर भी हमारा प्रोडक्शन बहुत कम था, फिर चाहे वो हम राइस ग्रो करें, वीट ग्रो करें, मेज ग्रो करें, बाजरा ग्रो करें, हर तरह का प्रोडक्शन हमारा बहुत कम था। और अगर इसी प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन मतलब जितना भी हम लोगों ने प्रोड्यूस करा है, जो भी आउटपुट है, उसको अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें, जितना प्रोडक्शन करा है उसको अगर हम एरिया से डिवाइड करें तो हमें पता चलती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत ही ज्यादा कम था। रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि हम लोग रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे। किसी साल अच्छी बारिश हो गई तो ठीक ठाक प्रोडक्शन हो गया, किसी साल बारिश नहीं हुई तो भाई फिर वही है, फैमाइंस आएंगे, भूखमरी फैलेगी, बिल्कुल फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, लोगों की डेथ होगी। तो हम लोग रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे। और उस टाइम हमारी कंट्री पर कौन रूल कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट्स नहीं डाले परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन को डेवलप करने के लिए, सिंचाई के दूसरे साधनों को डेवलप करने के लिए हमारी सरकार ने उस टाइम पर कुछ नहीं करा। वो चाहते तो वेल्स बना सकते थे, डैम्स बनवा सकते थे, कैनाल्स बनवा सकते थे, बट उन्हें मतलब ही नहीं था इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में। वो अपना खुद के बेनिफिट्स के लिए हमारी कंट्री पर आए थे, हमारी कंट्री का तो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करा था। तो उन लोगों ने कोई परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन डेवलप नहीं करे। सेकंड, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे छोटे नंबर में भी पूछा जा सकता है, बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। देखो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेकर आई थी, और ये सिस्टम कैसा था, एक्सप्लॉयटेटिव था। एक्सप्लॉयटेटिव मतलब बर्बाद करने वाला था। कैसा सिस्टम था, इसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ट्रायंगुलर रिलेशन सेटअप करा। ट्रायंगुलर रिलेशन मतलब 3 पार्टीज थी। एक तरफ तो कौन थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन थी, एक तरफ थी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक तरफ थे जमींदार, अभी मैं सब समझाऊंगी कि कौन क्या थे, और एक तरफ थे टिलर्स ऑफ द सॉइल। कौन थे, टिलर्स ऑफ द सॉइल। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पर एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेकर आई। ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या था, एक ट्रायंगुलर रिलेशन था, जिसमें एक तरफ आती थी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ थे जमींदार और एक तरफ थे टिलर्स ऑफ द सॉइल। अब ध्यान से समझना कौन क्या था। ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकार थी उस टाइम पर ब्रिटिशर्स, एक थे जमींदार। जमींदार मतलब कौन होते थे, जमींदार ये बड़े बड़े पैसे वाले किसान हुआ करते थे, जिनके पास में खुद के बड़े बड़े लैंड थे। तो ये बड़े बड़े पैसे वाले किसान थे, ये खुद खेती बाड़ी नहीं करते थे, फार्मिंग नहीं करते थे, इनके पास में बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड थे। और एक तरफ थे हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल। टिलर्स ऑफ द सॉइल का मतलब होता है लैंडलेस फार्मर्स। लैंडलेस फार्मर्स ऐसे फार्मर्स जिनके पास में खुद का पीस ऑफ लैंड नहीं था। अब खुद का पीस ऑफ लैंड नहीं है तो खेती कहाँ करें। तो ये जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे, ये जमींदार के लैंड पर काम करते थे, वहां पर खेती बाड़ी करते थे, जो भी प्रोड्यूस करते थे उससे अपनी फैमिली का पेट भरा करते थे। और बदले में जमींदार इन टिलर्स ऑफ द सॉइल से क्या लिया करता था, बदले में लिया करता था ये इनसे रेंट। ठीक बात है।
अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार को बोला कि भाई जमींदार, तुम्हारे लैंड पर टिलर्स ऑफ द सॉइल काम करते हैं, तुम पैसे वाले लोग हो, तुम इनसे रेंट भी कलेक्ट करते हो, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम टाइम टू टाइम हमें लैंड रेवेन्यू पे करा करो। क्या पे करा करो? लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू मतलब टैक्स पे करा करो, तुम हमें टैक्स पे करा करो, लगान जिसे बोलते हैं, तुम हमें लगान भरो, और तुम ये पैसा कहीं से भी लेकर आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो टिलर्स ऑफ द सॉइल से जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इनसे जितना रेंट ले सकते हो ले, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें टाइम टू टाइम हमारा लैंड रेवेन्यू चाहिए, और अगर तुम हमें हमारा लैंड रेवेन्यू नहीं दोगे, टैक्स नहीं दोगे, तो हम तुमसे तुम्हारी जमीन छीन लेंगे, यानी कि जमींदारी छीन लेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो जमींदार थे ये टिलर्स ऑफ द सॉइल से और काम करवाने लगे, इनसे और ज्यादा लैंड रेंट लेने लगे। तो इसकी वजह से टिलर्स ऑफ द सॉइल का तो क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ। अब ये क्या करते, रेंट ले लेते, कुछ हिस्सा अपने पास में रखते, कुछ जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते। तो जमींदार तो धीरे धीरे और पैसे वाले होते गए, और बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल के पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं बचता था, बिल्कुल भी क्रॉप्स नहीं बचती थी, कई बार इन्हें अपने क्रॉप्स का ही शेयर देना पड़ता था इन अ फॉर्म ऑफ रेंट। इनके पास में कुछ नहीं बचता था कि ये फर्दर अपने लिए कोई लैंड खरीद सके, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ट्रायंगुलर रिलेशन सेटअप करा था, जिसके अंदर एक तरफ कौन थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, एक तरफ हमारे सॉइल के ओनर्स थे यानी कि जमींदार थे, और एक तरफ थे टिलर्स ऑफ द सॉइल। और इस पूरे रिलेशन को बोला गया था जमींदारी सिस्टम। क्या बोला गया था, जमींदारी सिस्टम। जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज द ओनर्स ऑफ द सॉइल। जमींदार्स को बोला गया आप सॉइल के यानी कि लैंड के ओनर हो, और आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड सम पे करना पड़ेगा, जिसे बोला गया लैंड रेवेन्यू। आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा, जिसे बोला गया लैंड रेवेन्यू। एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कुड फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल। और बोला गया तुम जितना चाहो टिलर्स ऑफ द सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इनसे निकलवा सकते हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें टाइम टू टाइम हमारा पैसा चाहिए। The tillers of the soil were not left with much surplus for investment in agriculture. अब बेचारे इन किसानों के पास में बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं बचता था कि ये फर्दर एग्रीकल्चर के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकें, खुद के लिए कोई लैंड खरीद सकें, खुद की लाइफ को इंप्रूव कर सकें। और धीरे धीरे जमींदार के पास में पैसा आता गया, जमींदार अपनी इनकम को अपनी लाइफ की लग्जरीज पर स्पेंड करते थे, ये धीरे धीरे पैसे वाले होते गए। तो ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या था, एक्सप्लॉइटेटिव था। इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम ने किसका एक्सप्लॉइटेशन करा, हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल का। क्लियर हो गया। थर्ड है फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो एक तो होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, क्या होती है, एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। क्या होती है, कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि फार्मर फार्मिंग करे और जो भी उसने प्रोड्यूस करा है उससे अपनी फैमिली का पेट भर ले, सेल्फ कंजम्पशन कर ले, खुद के घर के काम में ले ले राइस वीट को। और एक होती है कमर्शियल फार्मिंग की फार्मिंग करके जो भी प्रोड्यूस करा है उसको मार्केट में बेचो, मार्केट में बेच के आपको पैसा मिलेगा। तो हमारे फार्मर्स को फोर्स करा कि वो कमर्शियलाइज हो जाए, यानी कि वो कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करे। कमर्शियल क्रॉप्स मतलब हमारे फार्मर्स को फोर्स करा कि आप कॉटन ग्रो करो, आप इंडिगो, इंडिगो का मतलब होता है नील, नील ग्रो करो, आप जूट ग्रो करो, आप ऐसी चीजें ग्रो करो और हम बदले में आपको पैसा दे देंगे। तो हमारे फार्मर्स को फोर्स करा कि भाई आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए राइस वीट ऐसी चीजें ग्रो ना करके आप मार्केट के लिए ग्रो करो, आप इंडिगो जैसी क्रॉप्स यानी कि नील वगैरह क्रॉप्स ग्रो करो और हमें दो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया का जो कॉटन है, जूट है, इंडिगो है, वो बहुत अच्छा है, उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। वो हमसे ये सब चीजें लेकर कहाँ ले जाते थे, ब्रिटेन के अंदर ले जाते थे। ये रॉ मटेरियल का काम करता था ब्रिटेन के अंदर, उनके पास में बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, कपड़े बनाने की इंडस्ट्रीज थी। वहां पर वो हमारे कॉटन, जूट, इंडिगो से, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनवाते और बना के लाके बेचते भी किसे, हमें बेचते। तो उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करा था, कमर्शियलाइज करा था। फोर्थ इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिली। जमींदार टुक नो इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। जमींदार ने कभी नहीं सोचा कि यार एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्हें टाइम टू टाइम अपना रेंट मिल जाता था, वो अपनी इनकम को लग्जरीज पर स्पेंड करते थे। नो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन वर डेवलप्ड। इरिगेशन के लिए कोई परमानेंट साधन डेवलप नहीं करे, फॉर एग्जाम्पल कोई वेल्स, कोई कैनाल्स, कोई डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट नहीं करे गए। कोई एफर्ट्स नहीं डाले कि कंट्री के अंदर फ्लड्स को कंट्रोल करा जाए, फ्लड्स को कंट्रोल करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप नहीं करा गया। डीसैलिनेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल के अंदर जब नमक का कंटेंट बढ़ जाता है तो उसे भी सही करना होता है, बट उन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जमींदार ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। फिफ्थ इज गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। देखो ओनर्स ऑफ द सॉइल कौन थे, जमींदार थे। कौन थे, जमींदार थे। और टिलर्स ऑफ द सॉइल कौन थे, हमारे बेचारे लैंडलेस फार्मर्स, जिनके पास में खुद का पीस ऑफ लैंड भी नहीं था।
तो जमींदार, ये जमींदार से जो ट्रक पर हैं, ये धीरे धीरे पैसे वाले होते गए, ये इनसे क्या लेते थे, रेंट लेते थे। और बेचारे हमारे जो फार्मर्स थे, जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे, ये धीरे धीरे और गरीब होते गए, ये अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाते थे। तो इनके बीच का गैप बढ़ता गया, इनके बीच का गल्फ जो है वो बढ़ता गया। जमींदार सिर्फ अपने शेयर को लेकर इंटरेस्टेड थे कि इनके पास में मैक्सिमम शेयर आ जाए, ये कभी ध्यान नहीं देते थे कि भाई इनकी भी कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, इनकी भी कोई कॉस्ट लगती है प्रोडक्शन करने के पीछे, और टिलर्स ऑफ द सॉइल के पास में कोई पैसा नहीं बचता था, ये अपनी लाइफ की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाते थे। सिक्स्थ इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। देखो आज भी हमारी कंट्री के अंदर जो मोस्टली फार्मर्स हैं, वो फार्मर्स कैसे हैं, स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास में बहुत ही छोटे छोटे से लैंड है। तो उस टाइम पर भी जो फार्मर्स के लैंड थे वो कैसे थे, स्मॉल थे। आप पिक्चर में देख सकते हो ऐसे छोटे छोटे से लैंड थे और फ्रेगमेंटेड थे। फ्रेगमेंटेड का मतलब है टुकड़ों में, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, छोटे छोटे। अब बेचारे फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं था कि यार वो छोटे छोटे से लैंड्स पर मशीन चला सके। एक कमरे जितना सा लैंड है, इस पे क्या मशीन चला लेगा वो। इवन अगर वो ट्रैक्टर लेकर आ गया तो ट्रैक्टर खड़ा भी नहीं कर सकता वो इस लैंड पर। तो एक तो मैकेनाइजेशन नहीं हो पाया, ऐसे लैंड पर मशीन चलाना पॉसिबल नहीं था। प्लस लैंड जो है वो टुकड़ों में है, एक यहाँ है एक वहां है। फार्मर के लिए, बेचारे के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि वो एक ही टाइम पर सारे के सारे लैंड्स पर फार्मिंग करे। तो ऐसी कंडीशन थी। लास्ट है सब्सिस्टेंस आउटलुक। कहीं ना कहीं वही फार्मर्स का नजरिया यही था कि क्रॉप्स उगाओ और उन्हें सेल्फ कंजम्पशन के लिए काम में ले लो। वो जो फार्मर था हमारा, वो फार्मिंग को बिजनेस बना ही नहीं पाया कि क्रॉप्स उगा के मार्केट में बेच के पैसा भी कमाया जा सकता है। तो ऐसा था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रिटिशर्स के टाइम पर। अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्ड होने के पीछे कुछ चीजें और भी थी। एक था फेमाइंस इन इंडिया। टाइम टू टाइम कंट्री के अंदर फेमाइंस आते रहते थे। फेमाइंस का मतलब क्या होता है, सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी। क्रॉप फेलियर हो गया यार, किसी साल बाढ़ आ गई तो फूड की शॉर्टेज हो गई, या फिर किसी साल बारिश ही नहीं आई तो बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो जब फूड की शॉर्टेज होती है तो उसे बोला जाता है फेमाइंस। और जब फेमाइंस आते हैं, फूड की शॉर्टेज होती है, तब कंट्री के अंदर फैलती है भूखमरी, यानी कि हंगर, स्टारवेशन, लोगों को खाने को ही नहीं मिल रहा। ये इमेजेस देख लो, इन इमेजेस को देखकर आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो। फ्रॉम 1760 से 1943, 1760 से 1943 तक का जो पीरियड था, कम से कम ये होने को 200 साल समझ लो आप, ये है ना। ये जो पीरियड था, इस पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर बहुत बार फेमाइंस आए और टेरिबल फेमाइंस थे। बहुत ही ह्यूज लेवल के फेमाइंस हमारी कंट्री के अंदर आए थे। और इन फेमाइंस की वजह से कुछ 85 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। कितने लोगों की, 85 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। और सबसे जो ग्रेट फेमाइन आया था वो बंगाल के अंदर आया था, जिसे बोला जाता है ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल। इसकी डेट आप याद रखना 1769 से 1770 के बीच में। तो इस तरह के फेमाइंस की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होती थी। बट इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक ऐसी कोई भी फेमाइंस की वजह से डेथ देखने को नहीं मिली है। तो ये भी एक चीज है जो शो करती है कि किस तरह से हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन करा और उन्होंने बिल्कुल भी हमारी कंट्री के फ्लड कंट्रोल, फेमाइंस के कंट्रोल, इन तरह की चीजों पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, एक चीज और, पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड इट्स इम्पैक्ट। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो उसका हमारी कंट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की वजह से इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ना, उस पर एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, एक खराब इंपैक्ट पड़ा। खराब इंपैक्ट कैसे पड़ा, देखो जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया को 82% पॉपुलेशन मिली। हमें कितनी परसेंट पॉपुलेशन मिली, 82% पॉपुलेशन मिली। और पाकिस्तान को सिर्फ 18% पॉपुलेशन मिली। तो हमें पॉपुलेशन तो ज्यादा मिली, बट हमारा जो फूड ग्रेन्स का एरिया था, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन एरिया था, वो हमें सिर्फ 65% ही मिल पाया। बाकी का 35% फूड ग्रेन प्रोडक्शन एरिया किसके पास में चले गया, पाकिस्तान के पास में चले गया। हमारे बहुत ही अच्छे फूड ग्रेन प्रोडक्शन एरियाज थे, एक तो वेस्ट पंजाब था हमारा और एक सिंध था। इन जगहों पर अच्छा खासा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता था, कल्टीवेशन होता था। बट ये हिस्सा कहाँ चले गया, ये हिस्सा चले गया हमारा पाकिस्तान के पास में। तो इसकी वजह से भी हमें एक अच्छा खासा लॉस हुआ कि पॉपुलेशन तो हमें 82% मिली, बट फार्मिंग के लिए एरिया हमें सिर्फ कितना मिला, 65% एरिया मिला। जो मेन एरिया था हमारा वेस्ट पंजाब का और सिंध वाला, वो एरिया हमारा पाकिस्तान के पास में चले गया था। सो दिस वाज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सो ये हम लोगों ने कर लिया हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, ऐसे ही हॉट क्वेश्चन है, बता देती हूँ। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। प्री ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था।
तो प्रायर टू ब्रिटिश रूल के पहले इंडियन इकोनॉमी वो सेल्फ सफिशिएंट, आपको मैंने शुरू में ही बता दिया हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, सेल्फ सफिशिएंट थी। हम लोग आत्मनिर्भर थे, हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारा सिस्टम कैसा था, सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटीज, हम लोग सेल्फ कंटेन्ड थे यानी कि आत्मनिर्भर थे। हमारी इकोनॉमी के अंदर फार्मर्स आते थे और कुछ फंक्शनरीज भी आते थे। फार्मर्स आप सब जानते हो किसान, और फंक्शनरीज का मतलब अदर लोग हो गए, फिर चाहे वो गोल्ड स्मिथ हो, चाहे वो ब्लैक स्मिथ हो, कारपेंटर्स हो गए, वॉशरमैन हो गए, बाकी के जितने भी लोग काम करते हैं वो कौन है, फंक्शनरीज हैं, अदर फंक्शनरीज है। कारपेंटर्स हो गए, आपके शू मेकर्स हो गए, कॉबलर्स वगैरह, गोल्ड स्मिथ हो गया, सुनार वगैरह हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गया, वॉशरमैन हो गए, ये सब लोग कौन थे, फंक्शनरीज थे। फार्मर्स क्या करते थे, फार्मर्स फार्मिंग करते थे और कैटल फार्मिंग करते थे, यानी कि पशुपालन भी करते थे, साथ में गाय भैंस वगैरह रखते थे, उनका दूध वगैरह बेच के वो लोग पैसा कमाते थे। फार्मर्स ये काम करते थे। फंक्शनरीज मैंने आपको बता ही दिया, गोल्ड स्मिथ, वॉशरमैन, शू मेकर्स, ये सब भी थे। उस टाइम पर कोई इंटरमीडियरीज नहीं थे। अभी इंटरमीडियरीज थे ना, जमींदार इनसे पैसा लेते थे टिलर्स ऑफ द सॉइल से, और जाके किसको देते थे, हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। बट उस टाइम पर कोई इंटरमीडियरीज नहीं थे। फार्मर्स और फंक्शनरीज खुद कमाते थे, और कमा के जो भी लैंड रेवेन्यू बनता था, जो भी टैक्सेशन बनता था, वो डायरेक्टली किसको देते थे, किंग को देते थे। तो अच्छी खासी कंट्री थी हमारी। इवन एक बार फ्रेंच के एक ट्रैवलर थे बर्नियर, वो हमारी कंट्री के अंदर आए थे, और जब वो हमारी कंट्री में आए, उन्होंने हमारी कंट्री को देखा, तो उस टाइम पर 17th सेंचुरी का जो बंगाल है उसे देखकर उन्होंने बोला रिचर दैन इजिप्ट। क्या समझे, उस टाइम पर एक फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर हमारी कंट्री के अंदर आए, 17th सेंचुरी की बात है। उस टाइम के बंगाल को उन्होंने देखकर बोला दिस इज रिचर दैन इजिप्ट, इंडिया बहुत सेल्फ सफिशिएंट एक रिच कंट्री है। बट हमारी इस प्रतिष्ठा को किसने खत्म करा, ब्रिटिशर्स ने खत्म करा हमारी कंट्री पर रूल करके। सो दिस वाज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आगे बात आती है इंडस्ट्रियल सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर देख लिया, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, तो देखो पहले थोड़ा सा पहले का बता देती हूँ। प्रायर टू ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स के आने से पहले की बात है, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, हमारी जो कपड़े की इंडस्ट्रीज थी, वो पूरी वर्ल्ड के अंदर फेमस थी। एक डेकाई मसलिन होता है, ये एक तरह का कपड़ा होता है, स्पेशली बच्चों के जब कपड़े खरीदते हैं ना, वो अगर अच्छी ब्रांड के खरीदे हैं ना, तो वो मसलिन के बने हुए होते हैं, बहुत ही फाइन कॉटन होता है, बहुत ही अच्छा सा कपड़ा होता है। तो जो डेकाई मसलिन था, बंगाल के अंदर पाया जाता था, वो भी हमारा पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस था। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन की जो इंडस्ट्रीज थी वो फेमस थी। हमारा जो मलमल था, मलमल सुना होगा ना, वो एकदम सॉफ्ट सा होता है, वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मसलिन था, अच्छे क्वालिटी का कपड़ा था, जिसे हमारी रॉयल क्लास यानी कि राजा महाराजा वगैरह पहने करते थे, इसीलिए इसे मलमल शाही या फिर मलमल खास भी बोला जाता था। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस थी। हमारा डेकाई मसलिन जो था, हमारा जो कॉटन था, वो दूसरे देशों में फेमस था, हमारा मलमल दूसरे देशों में फेमस था। इस मलमल को हमारे राजा महाराजा वगैरह पहना करते थे, इसी मलमल को मलमल शाही या फिर मलमल खास भी बोला जाता था। अब यही हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बर्बाद करा। तो देखो, जब इंडस्ट्रीज खुलती हैं, ज्यादा से ज्यादा जब इंडस्ट्रीज खुलती हैं कंट्री के अंदर, तो उसे बोला जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट हमारे साथ में उल्टा हुआ, ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज को बर्बाद करा और इसीलिए इसे बोला गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द टर्म दैट डिस्क्राइब्स द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पर हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ही तरीके से एक्सप्लॉइट करा, तरीके से बर्बाद करा। मोटिव बिहाइंड सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनका मोटिव क्या था? देखो, उन्हें पता चल गया था कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है, इंडिया का कॉटन बहुत अच्छा है, मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर, इंडिया का जूट बहुत अच्छा है, इंडिया का इंडिगो बहुत अच्छा है। इंडिगो का मतलब होता है नील, कपड़ों में डालते हैं ना, व्हाइट कपड़ों में नील, तो ये एक तरह से डाई का काम करता था। तो उन्हें पता चल गया था कि इंडिया का रॉ मटेरियल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब वो लोग क्या करते, इंडिया से तो रॉ मटेरियल लेकर जाते, हमारा रॉ मटेरियल वो लेकर चले जाते, कहाँ लेकर चले जाते, ब्रिटेन लेकर चले जाते। ब्रिटेन के अंदर उनके पास में बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, कपड़ा बनाने की इंडस्ट्रीज थी। उन्हें ये भी पता चल गया था कि इंडिया एक पोटेंशियल मार्केट है, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, हम ब्रिटेन के अंदर फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे और बना के लाके बेचेंगे भी किसको, इंडिया को ही बेचेंगे। तो समझ रहे हो तुम लोग चाल, कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जाते, वहां पर जाके फिनिश्ड गुड्स बनाते और बना के लाकर बेचते भी किसे, हमें बेचते। तो बहुत ही तरीके से उन्होंने हमारा एक्सप्लॉइटेशन करा, हमारे रॉ मटेरियल को ले गए और खुद का प्रोडक्ट लाके बेच रहे थे। तो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को फिर कौन पूछता, हमारी इंडस्ट्रीज तो ठप हो गई, हम लोग तो ब्रिटिशर्स से
इंपोर्ट करने लग गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई, हम लोग उन्हीं का प्रोडक्ट खरीदने लग गए, तो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को कौन पूछेगा, हमारी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज तो शट डाउन होने लग गई, बंद होने लग गई। और इंक्रीज इन ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट, हमारे इंडियन मार्केट के अंदर हमारे गुड्स कम थे, ब्रिटिश गुड्स ज्यादा थे, वो लाके हमें बेचते थे, तो हमारे मार्केट को भी उन लोगों ने एक्सप्लॉइटेशन करा। अब दो चीजें हुई थी इसके अंदर, एक तो हुआ था डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, वो हम लोग पढ़ेंगे, और एक था ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, दोनों पढ़ते हैं। देखो पहला क्या है हमारे पास में, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया। उनके आने से पहले हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस थी, हम लोग दूसरी कंट्रीज को हमारा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करते थे, बट उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को भी क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, बहुत ही तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय करा। अब कैसे डिस्ट्रॉय करा ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। ब्रिटिशर्स एक लेकर आए डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, क्या लेकर आए, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। देखो टैरिफ पॉलिसी मतलब टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसी, किससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी। और डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव, कौन सी पॉलिसी, ब्रिटिशर्स लेकर आए एक भेदभाव वाली पॉलिसी। हुआ क्या इसके अंदर, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, कि अगर इंडिया अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है, अगर हम लोग हमारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे, कॉटन, जूट, इंडिगो, तो वो टैक्स फ्री होगा। टैक्स फ्री मतलब उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा था, क्योंकि उन लोगों को हमारे रॉ मटेरियल की डिमांड थी, वो अपनी ब्रिटेन के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वहां पर हमारे रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाते थे, कपड़ा बनाते थे। तो उन्होंने क्या करा कि अगर इंडिया अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, और फिर इंडिया अगर ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता है, उसी रॉ मटेरियल से वो लोग फिनिश्ड गुड्स बनाते, ड्रेसेस वगैरह बनाते, और अगर इंडिया वो चीजें इंपोर्ट करता है तो वो भी टैक्स फ्री होगा, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो खुद के लिए उन्होंने बहुत सही करा, हमारा रॉ मटेरियल ले गए बिना टैक्स दिए, और अपना फिनिश्ड गुड्स लाके हमें बेच दिए, वो भी बिना टैक्स दिए हुए। बट हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, बट इंडिया अगर खुद का इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करेगा, ये अगर हम हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगेगी। ड्यूटी मतलब होता है टैक्स, हैवी ड्यूटी लगेगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, और हमारी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज धीरे धीरे क्या हो गई, शट डाउन हो गई। तो ये सबसे मेन रीजन है, इसे आपको याद रखना है। अगर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा, उन लोगों से ब्रिटेन से इंपोर्ट करेंगे फिनिश्ड गुड्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट अगर हम लोगों ने हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करा तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। तो ये एक भेदभाव वाली टैक्सेशन पॉलिसी थी। सेकंड इज डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, ब्रिटिशर्स के आने से पहले कौन रूल करता था, राजा महाराजा रूल करते थे, एंड राजा महाराजा दे वर ग्रेट पेट्रॉन्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट, उन्हें हैंडीक्राफ्ट बहुत पसंद था, वो हैंडक्राफ्टेड चीजें ही यूज करते थे, उनके कपड़े हैंडक्राफ्टेड होते थे, सर पर मुकुट हैंडक्राफ्टेड होता था, तलवार रखने के लिए जो म्यान वगैरह होती है सब चीजें हैंडक्राफ्टेड थी। अब प्रिंसली कोर्ट्स ही खत्म हो गई, क्योंकि राजा महाराजाओं का जमाना खत्म हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी, तो राजा महाराजा खत्म, तो कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट की डिमांड कम हो गई थी। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, हमारे पास में क्या आ रहे थे, ब्रिटेन से मशीन से बने हुए गुड्स आ रहे थे, हम वो इंपोर्ट कर रहे थे, और वो गुड्स हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को एक अच्छा खासा कंपटीशन दे रहे थे, और कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाई। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, लोगों की डिमांड का पैटर्न बदल रहा था। आज भी हमारी कंट्री में यही है, हम लोग ब्रिटिश कल्चर को अपनाना चाहते हैं, हम वेस्टर्न क्लोथ्स की डिमांड करते हैं, वेस्टर्न खाने की डिमांड करते हैं, हमारा रहन सहन वही होता जा रहा है, हम लोग कहीं ना कहीं हमारे खुद के कल्चर को भूलते जा रहे हैं, तो वही हमारी डिमांड बदल गई। लास्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर रेलवेज इंट्रोड्यूस कर दी। कब इंट्रोड्यूस करी, डेट याद रखना, ईयर 1850 के अंदर उन लोगों ने हमारी कंट्री में रेलवेज इंट्रोड्यूस करी, ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करी। वो हमारी कंट्री के बेनिफिट के लिए नहीं करी थी, वो उन लोगों ने खुद के बेनिफिट के लिए करी थी, ताकि वो जो ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स बनवा के ला रहे हैं वो कंट्री के कॉर्नर कॉर्नर तक पहुंचा सके विद द हेल्प ऑफ ट्रेन्स, विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। तो रेलवेज उन लोगों ने इसलिए इंट्रोड्यूस करी ताकि वो अपना खुद का मार्केट एक्सपैंड कर सके, अपने खुद के प्रोडक्ट को हमारी कंट्री के हर कॉर्नर तक पहुंचा सके। तो इस तरह से उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट करा। सेकेंड इज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज की ग्रोथ तो हो रही थी, बट ये ग्रोथ कैसी थी, ब्लीक थी, यानी कि ना के बराबर थी, बिल्कुल कम ग्रोथ देखने को मिल रही थी हमें।
इनिशियली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप। शुरुआती में कॉटन की और जूट की इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। जो कॉटन की इंडस्ट्रीज थी उन्हें इंडियंस ही कंट्रोल करते थे, बट जो जूट की इंडस्ट्रीज थी उसे ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। तो शुरुआत में कॉटन और जूट की इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई। उसके बाद में एक बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हुई जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बहुत ही फेमस, आप सब जानते हो। डेट याद रखना कब सेटअप हुई थी, 1907 के अंदर। फिर कुछ छोटी छोटी सी और इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, जैसे शुगर इंडस्ट्री, शुगर मिल्स वगैरह, सीमेंट बनाने के लिए पेपर इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप हुई। बट ये जो ग्रोथ थी ये क्या थी, ब्लीक थी, वैसी नहीं थी जैसी हम चाहते थे, ये ना के बराबर ग्रोथ थी। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब उस टाइम पे कौन थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं करा, उल्टा उन्होंने तो हमारे हैंडीक्राफ्ट की जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें एक्सप्लॉइट करा था। उन्होंने सिर्फ क्या करा, उन्होंने रेलवेज इंट्रोड्यूस कर दी और उन्होंने अच्छा खासा कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप करा था, ताकि वो खुद आराम से अपना शासन चला सके, खुद आपस में रेलवेज के थ्रू अपने प्रोडक्ट को इंडिया के कॉर्नर्स में पहुंचा दे, कम्युनिकेशन के थ्रू आपस में बात कर सके, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके। बाकी उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं करा। There was hardly any capital goods industry. Capital goods industry मतलब जो मशीन्स की इंडस्ट्रीज थी वो बहुत कम थी, ना के बराबर थी, एक ही थी, जैसे मैंने बता दिया आपको, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बाकी कैपिटल गुड्स मतलब बड़ी बड़ी मशीन्स की इंडस्ट्रीज की बहुत ही ज्यादा कमी थी। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द जीडीपी वॉज एक्सट्रीमली लो। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो योगदान था, वो बहुत ही ज्यादा कम था। तो ऐसा था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे। तो दो मैंने बढ़ा दिया आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। तीसरा आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब हम लोग दूसरी कंट्रीज के साथ में कैसे ट्रेड कर रहे थे। तो इंडिया को उन्होंने क्या बना दिया था, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। हम लोग सिर्फ हमारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटेन को, और उनसे उनका फिनिश्ड गुड क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। मैंने पीछे बता ही दिया, इंडिया क्या बन गया था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया को ब्रिटिशर्स ने बना दिया प्राइमरी एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। हम लोग हमारा सिल्क, हमारा जूट, हमारा वूल, हमारा इंडिगो, हमारा शुगर, हमारा कॉटन, ये जो रॉ मटेरियल है ये उन लोगों को क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। फिर वो लोग क्या करते, वहां पर फिनिश गुड्स बनाते इन सब चीजों से और लाके हमें ही बेच देते थे। तो हम लोग क्या बन गए थे, इंपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन के। क्लियर है। सेकेंड है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। हम लोग जो दूसरे देशों के साथ में जितनी भी फॉरेन ट्रेड कर रहे थे, जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, उसमें से 50% ट्रेड तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में कर रहे थे, ब्रिटेन के साथ में कर रहे थे। यानी कि उन्होंने हमारे ट्रेड पर एक मोनोपोली हासिल कर ली थी। 50% ट्रेड हम लोग सिर्फ उनके साथ में कर रहे थे। रहा सहा थोड़ा बहुत ट्रेड हम लोग चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ में कर लेते थे। इंडिया वॉज अ ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। हम उन लोगों के लिए एक अच्छा खासा मार्केट बन गए थे। वो अपना फिनिश गुड बनाते और लाके हमें बेचते थे। तो हम लोग क्या थे, उनके लिए एक मार्केट थे जो उनका प्रोडक्ट खरीदते थे। थर्ड है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। ये आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में भी पढ़ा होगा। जो हमारा ट्रेड था वो सरप्लस में था। सरप्लस का मतलब क्या है, जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा होते हैं और इंपोर्ट्स कम होते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या आती है, फॉरेन करेंसी आती है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी आती है। इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी जाएगी। हमारा ट्रेड सरप्लस में कब होता है, जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा होते हैं। एक्सपोर्ट्स मतलब माल बेच ज्यादा रहे हैं तो फॉरेन करेंसी आएगी। तो ट्रेड हमारा सरप्लस में था, बट ये भी सिर्फ ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए ही था। क्योंकि हमारा ट्रेड सरप्लस में क्यों था, क्योंकि हम कोई फिनिश गुड एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हम उल्टा प्राइमरी गुड एक्सपोर्ट कर रहे थे। और ये कभी भी अच्छा नहीं माना जाता अगर कोई ट्रेड जो है वो सरप्लस में है। बट क्यों है सरप्लस में, क्योंकि हम प्राइमरी गुड्स यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा डेवलपमेंट शो नहीं करता। अच्छा तब माना जाता है जब हम फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करें, बट हम सिर्फ प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे। डिस्पाइट द सरप्लस ट्रेड, इतना सरप्लस ट्रेड होने के बावजूद भी हमारी कंट्री के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज की कमी थी। हमारे पास में फूड ग्रेन्स की कमी थी, क्योंकि हम तो क्या उगाते थे, हम तो ये सब उगा रहे थे। तो राइस, व्हीट कौन उगाएगा, फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, कपड़ों की कमी हो गई, हमारी कंट्री के अंदर कमी थी चीजों की। और ये जो सरप्लस ट्रेड था, यानी कि हमारे पास में जो पैसा आ रहा था एक्सपोर्ट करने पर, इस पैसे को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे खर्च नहीं कर रही थी। एक्सपोर्ट करने पर पैसा आ रहा था, बट इस पैसे को भी हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करा जा रहा
था, इट वॉज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड एक्सपेंसेस ऑफ वॉर्स फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये पैसा कहाँ खर्च करा जा रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना खुद का शासन चलाने के लिए, अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए इस पैसे को यूज कर रही थी, खुद के शासन चलाने के लिए इस पैसे को यूज कर रही थी। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज के साथ में वॉर्स फाइट करती थी, वॉर्स लड़ती थी, उन वॉर्स को लड़ने के लिए इस पैसे को यूज करा जाता था। तो इस पैसे को कभी भी हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं करा गया। ब्रिटिशर्स ने इस पैसे को यूज करा खुद की कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, शासन चलाने के लिए, और इस पैसे को यूज करा गया बहुत सारी वॉर्स को लड़ने के लिए। तो फॉरेन ट्रेड भी क्या शो कर रहा है कि हम लोग क्या थे? बैकवर्ड थे और पूरी तरह से क्या थे? ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। अब देखो एक क्वेश्चन स्विस कैनाल पर भी आ सकता है यहां से कि एक तो स्विस कैनाल कब ओपन हुआ था, आपको डेट याद रखनी है 1869 के अंदर, नवंबर 1869 के अंदर। देखो ये स्विस कैनाल ओपन हुआ तो उसकी वजह से इंडिया और ब्रिटेन के बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस कम हो गया और इसकी वजह से भी ब्रिटिशर्स को ही फायदा हुआ। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स बहुत ही आराम से हमसे रॉ मटेरियल ले जाते थे, लाके अपना फिनिश गुड बेच देते थे, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया था तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई थी। और ग्रेट ब्रिटेन ने इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर मोनोपोली हासिल कर ली थी। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हम लोग 50% ट्रेड किसके साथ में करते थे? ब्रिटेन के साथ में ही करते थे। तो उसके अंदर इस स्वेज कैनाल की भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि भाई इस कैनाल की वजह से जो डिस्टेंस था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में वो डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस कम हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई और हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कौन सी कंट्री के साथ में करने लगे? ग्रेट ब्रिटेन के साथ में। तो यहाँ पर आपको मेन ये डेट याद रखनी है, नवंबर 1869। आगे आता है अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल। भाई डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था? बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह। तो अगर हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ेंगे ना तो वो भी यही बताएगा कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी, एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। फर्स्ट है हाई बर्थ एंड डेथ रेट। हमारी कंट्री के अंदर बर्थ रेट भी ज्यादा थी और डेथ रेट भी ज्यादा थी। बर्थ रेट मतलब बच्चों का जन्म भी ज्यादा हो रहा था और डेथ भी ज्यादा हो रही थी। कितनी थी? 48 एंड 40 पर 1000। मतलब क्या है? बर्थ ज्यादा हो रहा है, बच्चे जन्म ज्यादा हो रहा है, पैदा ज्यादा हो रहे हैं और फिर डेथ भी ज्यादा हो रही है। बच्चे का जन्म हुआ और जब तक वो कमाने वाली एज में आया, 25-30 साल का हुआ, जब वो कमाएगा तब उसकी डेथ भी हो गई, क्योंकि कंट्री के अंदर बहुत सारी बीमारियां थी। तो इसकी वजह से तो यार जब वो प्रोडक्शन करने की एज में आया है, जब वो कमाएगा, जब कंट्री के अंदर जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन करेगा, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन करेगा, उस एज में आते आते तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो कंट्री का जीडीपी तो हमेशा कम ही रहेगा, डिक्रीज ही होगा। तो उस टाइम पर बर्थ भी ज्यादा हो रहे होते हैं और डेथ्स भी ज्यादा हो रही थी। डेथ्स के पीछे रीजन यही है कि बहुत सारी बीमारियां थी, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। इन बीमारियों का उस टाइम पर कोई इलाज नहीं था। सेकेंड इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो इन्फेंट क्या होता है? बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से लेकर जब तक वो बच्चा 1 साल तक का होता है ना, तब तक उस बच्चे को बोला जाता है बच्चा क्या है? इन्फेंट है। 1 साल तक के बच्चे को क्या कहते हैं? इन्फेंट। और अगर 1 साल तक का होने तक अगर उस बच्चे की डेथ हो जाती है तो इसे बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी ये भी बहुत ज्यादा थी। अगर 1000 बच्चों का जन्म होता था ना उस टाइम पर, तो उसमें से 218 बच्चों की डेथ हो जाया करती थी, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। आजकल होता है कि बच्चे का जन्म हुआ है, अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव है, तो तुरंत बच्चे को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होती है, उस टाइम पर इन चीजों के बारे में पता ही नहीं था। तो अगर बच्चों का डेथ होता था, 1000 बच्चों की अगर बर्थ हो रहा है तो उसमें से 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा थी। आज ये सिर्फ कितनी है? 33 है। 1000 बच्चों का अगर बर्थ होगा तो उसमें से 33 बच्चों की ही डेथ होगी। तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। ऑन एन एवरेज एक आदमी 32 ईयर्स ही जीता था। अब ये सोचो जब इंसान कमाने वाली एज में आया है, जब वो प्रोडक्शन करेगा, जो पढ़ लिख लिया, प्रोडक्शन करेगा, कंट्री के जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, तब तो उसकी डेथ हो जाती है किसी बीमारी से। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी क्योंकि बहुत सारी बीमारियां थी। आज यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 69 ईयर्स है, विच इज वेरी गुड। लिटरेसी रेट कम थी। सिर्फ 16% लोग ही ऐसे थे जो लिटरेट थे, जो लोग पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। और इसमें भी अगर हम फीमेल्स की बात करें ना, ये ओवरऑल लिटरेसी रेट कितनी थी? 16%, जबकि फीमेल्स की लिटरेसी रेट सिर्फ क्या थी? 7% ही थी। तो ये तो साथ साथ में जेंडर बायस भी शो कर रही है, जेंडर का जो भेदभाव है वो भी शो कर रही है कि फीमेल सिर्फ 7% फीमेल्स ही ऐसी थी जो पढ़ी लिखी थी। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल के भी सारे फीचर्स क्या शो करते हैं कि हमारी कंट्री कैसी थी? बैकवर्ड थी और स्टेगनेंट थी।
आगे आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ईयर 1921 को बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या कहते हैं ईयर 1921 को? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। रीजन क्या है? देखो ईयर 1921 से पहले हर 10 साल के अंदर पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, हर 10 साल के अंदर जनगणना होती है जिसे बोला जाता है पॉपुलेशन सेंसस। तो हर 10 साल के अंदर जब जनगणना होती थी तो हम देखते थे एक सेंसस में पॉपुलेशन बढ़ी है, एक सेंसस में पॉपुलेशन कम हो गई, एक सेंसस में बढ़ी है, एक सेंसस में कम हो गई। तो ईयर 1921 के पहले हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं थी, फ्लक्चुएटिंग थी। एक सेंसस में इंक्रीज हुई, एक सेंसस में डिक्रीज, एक में इंक्रीज, एक में डिक्रीज। बट 1921 के बाद से आज तक एक भी सेंसस में हमारी पॉपुलेशन कभी डिक्रीज नहीं हुई, वो कंटिन्यू इंक्रीज ही होती जा रही है, इंक्रीज ही होती जा रही है। दिस इज द रीजन बोला जाता है ईयर 1921 क्या है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। समझ में आ गया कि 1921 से पहले हमारी पॉपुलेशन कैसी थी? फ्लक्चुएटिंग थी। 1921 के बाद से आज तक हमारी पॉपुलेशन कभी डिक्रीज नहीं हुई, इंक्रीज ही हो रही है। सो ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब देख लो जैसे 1901 पहले का जो सेंसस है वो बताता है कि पॉपुलेशन इतने से कम हुई थी, फिर नेक्स्ट सेंसस के अंदर पॉपुलेशन दोबारा इतने से इंक्रीज हो गई थी, पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई, फिर अगेन 1921 का सेंसस बताता है कि इतने से पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी। बट इसके बाद में पॉपुलेशन कभी डिक्रीज नहीं हुई, वो हमेशा इंक्रीज ही हुई है। और इसका भी एक नेगेटिव साइड है, अगर पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ती जाती है तो सरकार को पॉपुलेशन की मेंटेनेंस पर ही पैसा खर्च करना पड़ता है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो पॉपुलेशन की मेंटेनेंस पे ही पैसा खर्च करेंगे, फूड ग्रेन्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। और फिर सरकार किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। मतलब अगर मेंटेनेंस पे पैसा खर्च हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कम होगी। सरकार जो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रीज वगैरह एस्टैब्लिश करने में जो पैसा लगाना है, वो पैसा वो सरकार कहीं ना कहीं कहाँ लगा रही है? पॉपुलेशन की मेंटेनेंस पर। तो हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट सरकार कम करेगी और कंट्री के अंदर अगेन क्या आएगी? बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन। टिल 1951 तक तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी ना हमारी, ये ठीक थी यार, माइल्ड थी, ठीक ठाक बढ़ रही थी। बट 1951 के बाद में जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है ना, वो तो एक्सप्लोसिव है, बहुत ही रैपिडली हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। और अगेन प्रॉब्लम वही है, पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाएगी तो बेरोजगारी रहेगी, लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, कंट्री के अंदर बैकवर्डनेस आएगी, कंट्री क्या रहेगी? स्टेगनेंट रहेगी, रुकी हुई रहेगी। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन और आ सकता है, एक क्वेश्चन तो इसी का आएगा खुद, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर पहला जो सेंसस था वो कब कंडक्ट करा गया था? तो पहला सेंसस कंडक्ट करा गया था ईयर 1881 के अंदर। ये याद रखना है, ब्रिटिश रूल के टाइम पर पहला सेंसस कब कंडक्ट करा गया था? ईयर 1881 के अंदर। ठीक बात। अब आगे आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, जो लोग काम करते हैं, वो किस तरह से डिवाइडेड थे। कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में थे, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में थे, कितने लोग टर्शरी सेक्टर में थे। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन की हमारी वर्किंग पॉपुलेशन तीनों सेक्टर में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थी। प्राइमरी सेक्टर आपको पता ही है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होता है? खेती बाड़ी होती है, फार्मिंग होती है, माइनिंग होती है, फिशरीज होता है। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है, जहां से हमें बेसिक रॉ मटेरियल मिलता है। फिर उसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना होता है, वो किसके अंदर आता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, यानी कि हमारी इंडस्ट्रीज, जहां पर रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करा जाता है? फिनिश्ड गुड्स में। और टर्शरी सेक्टर में आती है सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल टीचर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, सीए की सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस की सर्विसेज। तो सर्विस वाला सेक्टर कौन सा है? टर्शरी सेक्टर है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? 1951 की हम लोग बात कर रहे हैं। 72% पॉपुलेशन हमारी कौन से सेक्टर में एंगेज थी? प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थी। सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही हमारी कौन से सेक्टर में थी? सेकेंडरी सेक्टर में थी। और 17% पॉपुलेशन हमारी कौन से सेक्टर में थी? टर्शरी सेक्टर के अंदर थी। तो समझ में आ गया कि हमारी मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो कौन से सेक्टर में काम कर रही थी? प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंड नंबर पर टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर तो बहुत पीछे था। तो इसी को हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहला है एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, कि मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन थी, 72% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड थी अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए। जबकि अगर हम बहुत सारी डेवलप्ड नेशंस की बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें ना, तो वहां पर ये परसेंटेज बहुत कम था। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड एंड अमेरिका के अंदर सिर्फ 2% लोग ही थे एग्रीकल्चर के अंदर, जापान के अंदर सिर्फ 12% लोग ही एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थे, और जर्मनी में सिर्फ 4%, और इंडिया के अंदर 72% पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में इंगेज थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये हमारी बैकवर्डनेस शो करता है।
इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था, इनसिग्निफिकेंट था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत कम पॉपुलेशन थी हमारी, सिर्फ 9-10% ही पॉपुलेशन हमारी ऐसी थी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंगेज्ड थी। वहीं अगर हम डेवलप्ड नेशंस की बात करें उस वक्त, तो यूएसए की 32% पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में थी, जापान की 39%, और ये जर्मनी है, जर्मनी की 42%, इसे करेक्ट कर देते हैं, ये कहाँ की पॉपुलेशन है, ये जर्मनी की पॉपुलेशन है 42%। तो हमारी सिर्फ 9-10% पॉपुलेशन ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंगेज थी, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंगेज थी। तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी भी क्या था, कम था। और यहाँ पर भी पॉपुलेशन तो ज्यादा थी, फिर भी जीडीपी के अंदर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना सा था, सिर्फ 50%। थर्ड इज अनबैलेंस्ड ग्रोथ, ग्रोथ बिल्कुल अनबैलेंस्ड है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तो ग्रो कर रहा था, बट हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पीछे था। तो ग्रोथ बैलेंस में कब होती है, जब तीनों सेक्टर्स बराबरी से आगे बढ़े, एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्री भी बढ़ रहा है, टर्शरी भी बढ़ रहा है। बट हमारे केस के अंदर जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, यानी कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था और जो हमारा टर्शरी सेक्टर था, ये सिर्फ अभी अपनी इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ के अंदर थे। इन्होंने बस डेवलपमेंट स्टार्ट ही हुआ था, इनका डेवलप होना स्टार्ट ही हुए थे। ये कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत पीछे थे। फोर्थ इज इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। देखो, जब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट करते हैं तो माना जाता है कंट्री ग्रो कर रही है। जब देश एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर शिफ्ट करता है तो माना जाता है यार कंट्री क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। और ये जो ट्रांजिशन था हमारी कंट्री की वर्कफोर्स का एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर ये ट्रांजिशन बहुत कम था। क्या था, इनसिग्निफिकेंट था। हमारी पॉपुलेशन इजीली एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पर शिफ्ट ही नहीं कर रही थी। आप ये परसेंटेज देख सकते हो। तो ये जो था ये साउथ के अंदर तो ठीक ठाक था। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश में ठीक ठाक पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल पर शिफ्ट कर गई थी, केरला कर्नाटका में ठीक था, तमिलनाडु के अंदर ठीक था। तो साउथ वाली जगह पर तो सही था कि पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट कर रही थी। बट राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, इन जगहों पर ये ट्रांजिशन देखने को नहीं मिला। स्टिल मोस्टली पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। आगे आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या ब्रिटिशर्स ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए कुछ करा था? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, मतलब ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग और इंश्योरेंस की फैसिलिटीज हो गई, पावर हो गया, ये सब क्या है, ये सब आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें आती हैं हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। यानी कि एक सपोर्ट सिस्टम है। अगर ये सब चीजें होंगी तो कंट्री ग्रो करेगी, बाकी सारे सेक्टर्स ग्रो करेंगे। अगर ये सब चीजें नहीं है तो कंट्री ग्रो नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें क्या है, सपोर्ट सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, कंज्यूमर्स तक उतने गुड्स ही नहीं पहुंचा सकते। कम्युनिकेशन बहुत मेन है, बैंकिंग सिस्टम मेन है, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज मेन है। तो ये सब चीजें क्या काम करती हैं, एक सपोर्ट सिस्टम का काम करती हैं। तो वही हम लोग देखेंगे सपोर्ट सिस्टम कैसे था। तो ये तो होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर आता है एजुकेशनल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज। स्कूल्स आ जाते हैं, कॉलेजेस आ जाते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स आ जाते हैं, वो आता है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो ये कैसा था, देखो, एक तो ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस कर दी थी। रेलवेज इंट्रोड्यूस उन लोगों ने किस लिए करी थी, ताकि वो जो अपने फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन से बना के ला रहे हैं उनको इंडिया के हर कॉर्नर तक पहुंचा सके। सेकेंड है पोर्ट्स। ब्रिटिशर्स ने पोर्ट्स भी डेवलप करे थे। पोर्ट्स वर डेवलप टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखो, पोर्ट्स होते हैं ना, ताकि जो भी रॉ मटेरियल है उसे शिप में रखवाया जा सके और वहां से जो फिनिश्ड गुड बन के आया है उसे शिप से उतरवाया जा सके। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने पोर्ट्स डेवलप करे। पोस्ट और टेलीग्राफ्स की फैसिलिटीज भी डेवलप करी ताकि कम्युनिकेशन हो सके, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके, उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आ सके, वो अच्छे से शासन कर सके, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके, तो उनका शासन अच्छे से चले, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के अंदर आसानी रहे। इसके लिए उन्होंने पोस्ट और टेलीग्राफ्स भी डेवलप करे और रोड्स भी डेवलप करवाई ताकि रॉ मटेरियल जो है वो रोडवेज के थ्रू आसानी से पोर्ट्स तक पहुंच जाए, ताकि वो शिप्स में रखवा दिया जाए। और जो शिप्स के थ्रू सामान आया है, जो इंपोर्ट हम लोगों ने करा है, उसे रोडवेज के थ्रू कंट्री के कॉर्नर कॉर्नर में पहुंचाया जाए। तो ये सारी चीजें भी ब्रिटिशर्स ने करी थी, बट ये हमारे फायदे के लिए नहीं करी थी। सारी की सारी चीजें यही दर्शा रही कि वो उन लोगों ने खुद के बेनिफिट के लिए करी थी। तो ऐसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब एक क्वेश्चन और बनता है, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? क्या ब्रिटिश रूल का हमारी कंट्री पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था?
तो देखो अगर आप ब्रिटिशर्स के मोटिव की नजर से पढ़ोगे इसे, उनके मोटिव की नजर से, तो कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं था। उन्होंने हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करा, वो सिर्फ खुद के फायदे के लिए आए थे। बट जाने अनजाने में एक्सप्लॉइटेशन करते टाइम पर, हमें बर्बाद करते टाइम पर, खुद के गोल्स को अचीव करने के लिए उन्होंने हमारी कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर दिया जाने अनजाने। तो अगर आप मोटिव की बात करते हो तो उन्होंने कुछ अच्छा नहीं करा, बट जाने अनजाने खुद की कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, खुद के गोल को अचीव करने के लिए इंडिया को एक्सप्लॉइट करने आए थे ना वो। इसी एक्सप्लॉइटेशन के चक्कर में उनसे कुछ ना कुछ हमारी कंट्री के लिए अच्छा हो गया। वो क्या था? कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स का नजरिया बदल दिया उन्होंने फार्मिंग के टूवर्ड्स। फार्मर्स का नजरिया कैसा हो गया? कमर्शियल हो गया। पहले फार्मर फार्मिंग करता था किसके लिए? सब्सिस्टेंस के लिए, कि राइस उगाएगा, वीट उगाएगा, ज्वार उगाएगा, मेज उगाएगा और उगा के अपनी फैमिली का पेट भरेगा, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में लेगा। उसने सोचा ही नहीं था कि फार्मिंग बिजनेस भी हो सकती है, जो भी प्रोड्यूस करा उसे मार्केट में बेच के पैसा भी कमाया जा सकता है। बट कहीं ना कहीं उसका नजरिया बदल गया और कमर्शियल आउटलुक हो गया। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन हुआ था ना उस टाइम पर, फोर्स करा था कि आप भी कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करो। बट अब फार्मर्स जो है वो फार्मिंग को बिजनेस समझने लग गए। वो अपने प्रोड्यूस के लिए मार्केट प्राइस बताते हैं कि भाई हाँ, हम हमारे प्रोड्यूस को इतने में बेचेंगे, और इसकी वजह से फार्मर्स को अच्छी खासी इनकम होने लग गई। तो ये अच्छी चीज हुई। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रेलवेज लेकर आई, वो रोडवेज लेकर आई। अब अगर रेलवेज लेकर आई तो रेलवे स्टेशन पर लोग तो चाहिए काम करने के लिए, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, लोगों को रोजगार मिला। और आज भी आपको पता है रेलवेज कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो रेलवेज और रोडवेज की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, उन्हें काम धंधा मिला। कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, रोडवेज इतना प्रॉपर स्टैब्लिश हो गया था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की फेमाइंस पर हम लोगों ने कंट्रोल हासिल करा। अगर किसी एरिया के अंदर फेमाइंस आ गए हैं, भुखमरी फैल गई है, हंगर स्टार्वेशन की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, तो रोडवेज के थ्रू एक अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन था कि उन एरियाज के अंदर खाना भिजवाया जा सके, फूड भिजवाया जा सके, ताकि अकाल की कमी हो, डेथ्स कम हो, फेमाइंस का जो लॉस है वो कहीं ना कहीं कम हो। ब्रिटिशर्स ने मोनेटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया के अंदर बार्टर सिस्टम चलता था, जब हम गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करा करते थे। बट ब्रिटिशर्स लेकर आए मोनेटरी सिस्टम, उन्होंने मनी को इंट्रोड्यूस करा था, जो हम आज भी यूज करते हैं। और ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया कि शासन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने हमें एक अच्छा खासा एफिशिएंट सिस्टम दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, कि इस तरह से ऑफिशियल वर्क करा जाता है, इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। इंग्लिश वो हमारी कंट्री के अंदर लेकर आए। उन्होंने हमें शासन करना सिखाया, ऑफिशियल चीजें करना सिखाया, पूरा का पूरा ऑफिशियल सिस्टम उन्होंने सेटअप हमें करके दिया, जो सिस्टम आज भी हमारे प्लानर्स, हमारे पॉलिटिशियंस यूज करते हैं। तो पूरा का पूरा शासन करने का तरीका उन्होंने हमें सिखाया। सो दिस वाज द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखो एक क्वेश्चन और, एक्सप्लेन इंपैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर रेलवेज लेकर आए थे। इन रेलवेज का हमारी कंट्री पर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा और क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा? तो पॉजिटिव इंपैक्ट तो आज हमें देखने को मिल रहा है। आज रेलवेज है तो हमारे एक्सपोर्ट्स अच्छे खासे हैं। आज की डेट में तो हम लोग बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स, बहुत सारे फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं, और जो चीजें हमारी कंट्री के अंदर नहीं है उन चीजों को हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। कमर्शियलाइजेशन हो गया है यार, आज फार्मिंग का कमर्शियलाइजेशन हो गया है। जो किसान है वो आराम से ट्रेन में बैठकर शहरों में जाके अपने प्रोड्यूस को बेचता है। आज वो गांवों तक सीमित नहीं है, उसे रेलवेज मिली है, जो एक चीप सोर्स है ट्रांसपोर्टेशन का, इतना महंगा सोर्स नहीं है। वो आराम से शहरों में जाके अपने प्रोड्यूस को बेचता है, वहां पर मंडी लगाता है, उसे अपने प्रोड्यूस के लिए एक प्राइस मिलती है, तो उसका रहन सहन इंक्रीज हो रहा है। इट इनेबल पीपल टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस। यार ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, रेलवेज की वजह से डिस्टेंस कम हो गया है। मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला डिस्टेंस कम हो गया है, ईस्ट से वेस्ट वाला डिस्टेंस कम हो गया है। और डिस्टेंस कम हो गया है तो हम लोग आराम से रेलवेज के थ्रू वेकेशंस पर जाते हैं, जर्नीज करते हैं। आज हम लोग जहां मन करे वहां जा सकते हैं रेलवेज के थ्रू। कभी कश्मीर जा रहे हैं, कभी मनाली जा रहे हैं, कभी आसाम साइड जा रहे हैं, दार्जिलिंग वगैरह, कभी साउथ में ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से लोग जर्नी करते हैं, वेकेशंस पर जाने लगे हैं। रेलवेज के थ्रू बहुत लोग वेकेशंस पर जाते हैं। इट हेल्प इन कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ फेमाइंस, ये मैंने पीछे ही बता दिया। फेमाइंस पर हम लोगों ने कंट्रोल हासिल कर लिया। अगर किसी एरिया के अंदर फेमाइंस है, भुखमरी फैल रही है, तो रेलवेज के थ्रू उस एरिया के अंदर फूड पहुंचाया जाएगा, फूड ग्रेन्स की सप्लाई करी जाएगी और फेमाइंस को कंट्रोल करा जाएगा। बट इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा कि ब्रिटिशर्स ने हमारा एक्सप्लॉइटेशन करा था। देखो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है जब एक कंट्री आके दूसरी कंट्री के सारे रिसोर्सेज यूज करती है, वहां क्या एक्सप्लॉइटेशन करती है, उसे कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन करा था। वो हमसे हमारे प्राइमरी गुड्स ले गए थे, कॉटन, जूट, इंडिगो, हमारा शुगर, ये सारे प्राइमरी गुड्स ले गए थे, और वहां पर जाके वो इनसे क्या बनाते थे, फिनिश्ड गुड्स बनाते थे। तो उन्होंने हमें एक्सपोर्टर बना दिया था उस टाइम पर प्राइमरी गुड्स का,
और हमें इंपोर्टर बना दिया था फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन का। वो फिनिश्ड गुड्स बनाते ब्रिटेन के अंदर और लाके हमारे पास सप्लाई करते थे, हमारी कंट्री के कॉर्नर कॉर्नर तक पहुंचाते थे विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। तो ये उस टाइम का कुछ नेगेटिव इंपैक्ट था, बट ये पॉजिटिव इंपैक्ट है रेलवेज का जो आज हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ जिनके आंसर्स आप लोगों को मुझे कमेंट्स में करने हैं। रेलवेज कब इंट्रोड्यूस करी गई थी, सुएज कैनाल कब ओपन हुआ था, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया वाज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ व्हाट, विच ईयर इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और एक क्वेश्चन नंबर 5 मैंने हाईलाइट इसलिए करा है, मैं हर वन शॉट लेक्चर के अंदर लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी दूंगी जो आपके सैंपल पेपर के अंदर इंक्लूड है। तो ये आपके सैंपल पेपर के अंदर है इस बार। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनमें से कौन सा पॉइंट है वो हाईलाइट करता है ब्रिटिशर्स का इंडियन इकोनॉमी पर एडवर्स इंपैक्ट यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट। कौन सा पॉइंट है जो ये शो करता है कि ब्रिटिशर्स का ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था हमारी कंट्री के ऊपर। तो इन क्वेश्चंस का प्लीज आपको पॉजिटिवली मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तब तक यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। बाय फॉर नाउ।